नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं जहां हम लूसेंट और घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को पता है कि लूसेंट और घटना चक्र दो ऐसी किताबें हैं जिससे जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं स्टेट पीएससी में और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें 70 से 80% जो प्रश्न आते हैं, 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दो किताबों से आते हैं। और इसका कारण भी है दोस्तों कि इन दो किताबों में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके अलावा कंसेप्ट हैं, घटना चक्र में कुछ कंसेप्ट भी दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन दोनों को इन दोनों किताबों में कंपाइल किया गया है। तो हम इन्हीं किताबों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम खुद से लूसेंट और घटना चक्र पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें फैक्ट बहुत अलग तरीके से दिए होते हैं। कई बार उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कई बार उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ पॉइंट में कंटेंट दिया गया है। यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जब हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे कि सर जो चीज़ वहाँ पर दी गई है उसी को एक स्टोरी के रूप में उन दोनों के बीच में कनेक्ट करते हुए जब हम पढ़ेंगे तो यही टॉपिक आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लूसेंट में इस तरह से चीज दी हुई कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। तो उसी को हमने आसान भाषा में प्रेजेंट कर दिया, कुछ इमेजेस भी लगा दी। इमेज लगाने से और चीज बेहतर हो जाएगी। ये सारी चीजें ठीक है, तो हम ये करेंगे। दूसरा, इसका जो पीडीएफ है साथियों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। शुभम गुप्ता पीडीएफ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर आप ज्वाइन करना। यहाँ पर सारा पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा। दूसरा, ये हमारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज और कोर्सेज के अलावा साथियों क्विज आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि इससे पहले भी मैंने लूसेंट पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमने अभियान चैनल पर पूरी लूसेंट की सीरीज को कंप्लीट किया है। तो ये सीरीज उससे अलग कैसे है? देखो साथियों, जब हमने अभियान पर लूसेंट पढ़ी थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो उस समय हमने पुरानी लूसेंट पढ़ी थी और सिर्फ लूसेंट का अध्ययन किया था। अब लूसेंट की किताब में भी बदलाव आ चुके हैं और लूसेंट के साथ साथ घटना चक्र, अगर इन दोनों को जोड़ करके पढ़ लिया जाए तो जीएस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। ठीक, तो ये इसमें चेंज है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी है या पुरानी सीरीज देखने का आप सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है कि नई सीरीज आप देखो। ये सीरीज ज्यादा एनहांस्ड है, उससे कई गुना बेहतर है। ठीक है। दूसरा साथियों, बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इसमें लैंग्वेज क्या होगी, तो हिंदी और इंग्लिश में होगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिलेगा साथियों। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ, वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। इस सीरीज के थ्रू आप कोई भी वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स, जैसे आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, तो अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाह रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको सिर्फ ये करना है कि क्लासेस बहुत अच्छे से देखना है। पीडीएफ या तो आप प्रिंट निकलवा लो और अगर थोड़ा सा भी समय है तो खुद से नोट्स बना लो। खुद के नोट्स हमेशा बहुत काम आते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ में सारी चीजें आपको आसान भाषा में मिल जाएंगी। एक सवाल और आता है, सर क्या इसके बाद हमें लूसेंट और घटना चक्र खरीदने की जरूरत है? तो जवाब है कि जरूरत नहीं है। आप लूसेंट और घटना चक्र मत खरीदो, लूसेंट और घटना चक्र के एमसीक्यू खरीदो। और जैसे जैसे हमारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते जाएंगे, आपको सिर्फ एक काम करना है कि एमसीक्यू लगाना है। क्लास में भी हम 4, 5, 10 प्रश्न आपको करवाएंगे, लेकिन अगर आप प्रश्न वहां से लगाएंगे, लूसेंट घटना चक्र से लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि चलो ये टॉपिक हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड अगर 80% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाए तो मामला फिट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, ये मेहनत पूरी नहीं होगी अगर आपने मेहनत नहीं की। तो मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए कि क्लास आप रेगुलर देखें। रेगुलर क्लास देखने के अलावा पीडीएफ रेगुलर पढ़ें, एमसीक्यू लगाएं और रिवीजन करें।
कम से कम 4 बार इस अपने टॉपिक को रिवाइज करना, और अगर संभव है तो कम से कम 2 बार लेक्चर को देखना। 2 बार लेक्चर को देखिए, 4 बार कम से कम अपने टॉपिक को रिवाइज कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, जहाँ जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, जीएस में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मैं दावे से आपको बोल सकता हूँ। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, और पहला टॉपिक है इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसमें हम बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे इतिहास क्या होता है, इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है, टाइम हिस्ट्री में कैसे चलता है, अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, और भारत का नामकरण अर्थात नेमिंग ऑफ इंडिया कैसे की गई है। पहले चैप्टर से एमसीक्यू नहीं बनेंगे, सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कल, वैदिक साहित्य, वहां से प्रश्न बनना शुरू होंगे। देखिए सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम जो मेरे दोस्त हैं वो लाइव क्लास अटेंड नहीं करते, वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो उनको बहुत आसानी होगी कि बीच में हमारा फ्लो नहीं टूटेगा और अच्छे से चीज़ें होती जाएंगी। जब भी मैं इनके एमसीक्यू करवाऊंगा तब मैं लाइव क्लास लूँगा, तो उसमें सभी लोग जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो सब लोग एक साथ जुड़ेंगे ताकि एमसीक्यू हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है जी, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करते हैं साथियों, कि सर ये जो शब्द है इतिहास, परेशान मत होना, हर चीज पीडीएफ में दी गई है। ये जो शब्द है इतिहास, ये आया कैसे और इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी शब्द उत्पत्ति को समझो। देखो, इतिहास जो शब्द है ये एक इंग्लिश शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और इंग्लिश में एक वर्ड होता है हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है ये भी ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया है साथियों। ये जो हिस्ट्री है ये यूनानी शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? एक यूनानी भाषा के शब्द से आया है, एक ग्रीक वर्ड से बना है, एक ग्रीक वर्ड से बना है, और वो शब्द है हिस्टोरिया। वो शब्द कौन सा है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ जो होता है, तो हिस्टोरिया का मतलब होता है किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी करना। यही हिस्टोरिया का मतलब होता है। मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना या किसी भी चीज के बारे में जानना। तो इस प्रकार से इतिहास भूतकाल को जानने का अध्ययन है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। अब याद रखें कि सर पास्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो क्या पूरे पास्ट को स्टडी करेंगे? तो जवाब है नहीं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इतिहास भूतकाल की महत्वपूर्ण और संदर्भित घटनाओं का अध्ययन है। हम हिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रही हैं। अब यहीं से एक चीज और आपको जानना है कि सर इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हुआ। तो दोस्तों, यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था हेरोडोटस। ये नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो यूनान के एक बहुत प्राचीन दार्शनिक थे, बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था हिस्टोरीज। किताब का नाम क्या था जी? उन्होंने एक किताब लिखी, बोलते जाना इस तरीके से। तो उन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम था हिस्टोरीज। इस किताब में पहली बार उन्होंने घटनाओं का विवरण दिया, पहली बार उन्होंने इवेंट को डिस्क्राइब किया। तो लोगों ने कहा कि ये तो आधुनिक मानव के द्वारा इतिहास पर लिखी गई पहली किताब है। लोगों ने कहा कि यार ये तो मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा हिस्ट्री पर लिखी गई पहली किताब है। यही कारण है कि हेरोडोटस को कहा गया कि ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? Who was called
फादर ऑफ हिस्ट्री? आप जवाब दीजिएगा हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे। हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उनकी किताब का नाम हिस्टोरीज है। किताब का नाम क्या है जी? हिस्टोरीज। ठीक, उसी तरीके से एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये पूछा गया था एग्जाम में। देखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट इंग्लैंड के एक भूवैज्ञानिक थे। ये एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे। भूवैज्ञानिक का मतलब जो पुरातत्व वगैरह की खुदाई करता है, पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानकारी रखता है। सॉरी, भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट से माफ कीजिए, वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। तो ये इंग्लैंड के भूविज्ञानी और पुरातत्वविद थे। इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये खुदाई कर रहे थे दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में मद्रास के पल्लावरम में 1863 में इन्हें एक हस्त कुठार मिला, इन्हें एक हैंड एक्स मिला, जो कि भारत में पाषाण काल का पहला प्रमाण था, जो कि इंडिया में स्टोन एज का पहला एविडेंस था। तो यही कारण है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा गया, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा गया। तो अभी बस आप इतना याद रखो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अभी इसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। आगे मैं आपको ये समझाऊंगा प्री हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आगे बढ़ी, वो सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है जी, तो क्लियर है, हमने ये समझ लिया कि इतिहास क्या होता है। इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरीज। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में मद्रास के पल्लावरम से इन्हें एक हस्त कुठार मिला था, इन्हें एक हैंड एक्स मिली थी। ठीक है, चलो अब हम ये समझते हैं कि सर इतिहास में समय कैसे निकाला जाता है, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपने 2 डेट पढ़ी होंगी। कई जगह पर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है ईसा पूर्व, है ना। हिंदी मीडियम में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि कई जगह पर लिखा हुआ है ईसा पूर्व। इसी तरीके से आपने एक और शब्द सुना होगा ईसा, जिसके लिए सिर्फ ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में इसी तरह के कुछ शब्द आपने और पढ़े होंगे। जैसे इंग्लिश में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बीसी, कई जगह पर आपने शब्द पढ़ा होगा बीसीई। इसी तरह से इंग्लिश में आपने एक शब्द पढ़ा होगा ईडी और दूसरा शब्द आपने पढ़ा होगा सीई। तो ये शब्द क्या होते हैं, क्या इनका मतलब है, इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं चला तो आगे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप डेट्स नहीं समझ पाओगे, आप तिथियों का अध्ययन नहीं कर पाओगे। तो समझो, देखो सबसे पहले इनके फुल फॉर्म की हम बात करते हैं। तो साथियों, ये जो शब्द है सीई, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। वहीं जो दूसरा शब्द है BCE, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है साथियों, एक और वर्ड है जो आपने सुना है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक। और एक शब्द आपने और सुना है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। तो पहले तो इनके फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि आखिर इनका मतलब क्या है, ये सबसे बेसिक बात है। आइए अब एक एक करके हम इनको समझना शुरू करते हैं, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। देखो, हिस्ट्री को आप एक समय रेखा के रूप में समझो कि सर हिस्ट्री एक टाइमलाइन की तरह आप समझो कि दिस इज द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। मान लीजिए कि ये इतिहास की एक समय रेखा है, दिस इज द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। इस तरह से इतिहास की समय रेखा है, इस तरीके से हिस्ट्री की एक टाइमलाइन है। इसमें एक समय 0 भी रहा होगा। एक मान लेते हैं कि ये कौन सा टाइम है सर, ये 0 है, ये 0 रहा होगा। अभी हम कहाँ पर हैं, तो अभी हम
2025 में है। एक समय 0 भी होगा और उसके पहले भी समय, क्योंकि आप मुझे बताइए क्या सिर्फ 2025 साल ही हुए हैं पृथ्वी को शुरू हुए? क्या अर्थ 2025 साल पहले ही बनी है? तो जवाब है नहीं सर, अर्थ को तो 4 बिलियन ईयर हो चुके हैं, अर्थ को बने हुए लगभग 4 अरब साल हो चुके हैं। तो इस 0 के पहले भी कुछ रहा होगा, जैसे यहाँ पर 1 है, 10 है, 500 है, ऐसे यहाँ भी रहा होगा 1, 10, 500 और यहाँ पर भी साथियों 2025 रहा होगा। तो 0 से पहले जितने भी इवेंट हुए, 0 से पहले जितने भी इवेंट हुए हैं, इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, इसे हम कहते हैं BC, या इसी को हम BCE बोलते हैं। दोनों शब्द सही हैं, BC या BCE, जो भी आप बोलना चाहें। और इसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई साथियों, इसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई, इन्हें हम कहते हैं ईसा। इंग्लिश में या तो हम AD शब्द का प्रयोग करते हैं या हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं CE अर्थात कॉमन एरा। तो या तो आप AD शब्द का प्रयोग कर दीजिए या फिर यहाँ आप BC शब्द का प्रयोग कर दीजिए, दोनों के मतलब लगभग एक जैसे। तो अब हम डेट कैसे निकालते हैं? मामला वही है कि डेट कैसे निकालते हैं। तो हम 2 डेट लेते हैं। एक डेट हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने आपसे लिखा कि 500 BC या 500 BCE या 500 ईसा पूर्व। तो हमें तो एक कॉमन सेंस डेवलप करना है कि आज से कितने साल पहले की बात हो रही है। तो बहुत आसान मामला है, पहले आप 0 तक जाओगे तो 500 साल हो गए और फिर 2025 तक आओगे तो लगभग 2000 साल। रफली हम इसको 2000 मान लें, 25 साल को छोड़ देते हैं, हम इसको रफली 2000 साल मान लेते हैं। तो आज से कितने साल पुरानी बात है? आज से 2500 साल पुरानी बात है। तो इसको कभी भी BC में कोई भी डेट दे रखी हो तो जो साल अभी चल रहा है, जैसे अभी हम इसको 2000 मान लें ताकि समराइज हो जाए, उसमें हमेशा उस डेट को जोड़ दो तो आपको समझ में आएगा हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। जैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपसे कहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व की सभ्यता है, 3300 BC की सिविलाइजेशन है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आज से कितने साल पुरानी बात हो रही है? तो आपको बस याद रखना है कि सर आज जो भी समय चल रहा है हम इसको 2000 मान लेते हैं, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि सर हम लगभग 5300 साल पहले की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 5300 ईयर अगो। तो समय का बहुत महत्व है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम इस समय का प्रयोग करेंगे तो इन सभी बातों का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है साथियों। ठीक इसी तरह ईसा होता है। ईसा कैसे निकालते हैं? अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि 500 ईसा का मतलब क्या है, किसी ने आपसे कहा कि 500 AD का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में आप निकालिए कि अभी हम यहाँ हैं 25, हमें 500 तक जाना है तो माइनस होगा। अगेन 2025 को हम आसान भाषा में 2000 बोल देते हैं, 25 साल अभी हटा देते हैं, तो फिर हमें इसमें माइनस करना होता है। तो 2000 में से आप 500 को घटा दीजिए तो सर आप लगभग 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 1500 ईयर को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम डिस्कस करेंगे कि यार इंडिया में जो गुप्त या फिर मान लीजिए हमने एक डेट आपको दी कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण, सफल मुस्लिम आक्रमण 712 AD में हुआ था, या हिंदी में लिखा 712 ईस्वी में भारत में पहला, ईसा भी बोलते हैं ईस्वी भी बोलते हैं तो परेशान मत होना, 712 ईस्वी में या ईसा में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, सफल मुस्लिम आक्रमण। तो मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि सर कुछ मत करो, 2000 में से 700 को घटा दो, अब ये 12 वगैरह छोड़ दो, तो लगभग मैं 1300 साल पहले की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1300 ईयर अगो। तो अब क्लियर है, कभी भी BC लिखा हो,
ईसा पूर्व लिखा हो, जो भी समय चल रहा है उसमें जोड़ दो, और कहीं पर भी ईसवी लिखा हो तो जो भी समय चल रहा है उसको घटा दो। ठीक है, टेक्निकलिटी होती है, जैसे 2025 है तो 25 में से नहीं घटाएंगे, 24 में से घटाएंगे, क्योंकि 25 में हम अभी हैं, पर वो सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना टेक्निकल हमसे कभी नहीं पूछेगा, बस हमें इतना याद रखना है कि बीसी हम जोड़ देंगे, एडी में हम चीज़ों को घटा देंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो ये होती है टाइमलाइन। इस तरीके से इतिहास की समय रेखा होती है, इस तरीके से टाइमलाइन है। 0 माना जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके बाद जो भी है वो एनो डोमिनी एडी या फिर सीई कॉमन एरा है। इससे पहले जो कुछ भी है साथियों वो बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट या बिफोर द कॉमन एरा है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं, हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि इतिहास को कैसे वर्गीकृत किया गया है, जो हिस्ट्री है उसे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो साथियों एक बात आपको समझनी होगी विच इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, कि इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो 2 तरह से इतिहास का वर्गीकरण होता है, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। एक तो होता है किसी भी देश के इतिहास का वर्गीकरण आप घटनाओं के आधार पर करें, और एक विश्व में इतिहास को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास के एक जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और एक है ऐतिहासिक काल, जिसे हम इतिहास या ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिक पीरियड या हिस्ट्री। ठीक, तो इसे हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसका मतलब क्या है, आइए ये समझते हैं। देखो, प्राक ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हमें किसी भी तरह का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, किसी भी तरह का कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता। हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। अब पहले आपको यह समझना होगा कि सर ये दोनों चीजें क्या होती हैं। देखो, इतिहास को जानने के, हिस्ट्री को जानने के 2 तरह के स्रोत हैं। देयर आर 2 वेज टू नो द हिस्ट्री। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, जिन्हें हम लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब है वस्तुएं, ऑब्जेक्ट। अब क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि किसी सभ्यता के हमें सिक्के मिल जाएं, हमें अभिलेख मिल जाएं, अर्थात इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पर या किसी धातु पर कुछ लिखवा देना, उसी को हम अभिलेख या इनक्रिप्शन बोलते हैं। हो सकता है हमें मिट्टी के बर्तन मिल जाएं, हो सकता है हमें कोई बिल्डिंग मिल जाए, हमें खिलौने मिल जाएं। कितनी जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, वो सारी वस्तुएं हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं, वो सारी के सारे ऑब्जेक्ट हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में रखते हैं। दूसरे होते हैं लिखित या साहित्यिक साक्ष्य, रिटन और लिटरेरी एविडेंस। तो लिखित या साहित्यिक साक्ष्यों में दोस्तों हम सारी लिखित बातों को रखते हैं। अब लिखित साक्ष्यों में क्या आ सकता है सर, रिटन एविडेंस में कोई किताब, जैसे जब हमें मौर्य काल के बारे में पढ़ना होता है तो मौर्य काल की जानकारी हमें आचार्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से मिलती है। इसी तरीके से जब भी हमें भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना होता है तो इसमें सरकारी रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं, जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो बहुत काम आते हैं। तो जहाँ पर भी कोई किताब है, अखबार है, कोई सरकारी दस्तावेज है, कोई पांडुलिपि है, जहाँ पर चीज़ों को लिखा गया है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं पांडुलिपि को, इन सब को हम लिखित साक्ष्यों में रखते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। अब समझो, प्राक ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री,
ये मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जब मानव लिखना नहीं जानता था, जब ह्यूमंस को राइटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो प्राक ऐतिहासिक काल मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है। सर इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। भारत में जो पाषाण काल है, भारत में भी दुनिया में भी, तो पाषाण काल जिसमें आदि मानव रहा करते थे उसकी हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती। पूरी जानकारी हमें उनके औजारों और उनके द्वारा पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग्स से मिलती है। पूरी इंफॉर्मेशन हमें उनके टूल्स और उनके द्वारा रॉक्स पर जो पेंटिंग बनाई गई वहां से मिलती है। ठीक है। अब दूसरा है साथियों आद्य इतिहास। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा, अर्थात प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में एक बहुत कमाल की बात है। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है दोस्तों, माफ कीजिए यहां लिखते हैं, प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके रिटन एविडेंस अवेलेबल है, लेकिन हम अब तक उन्हें समझ नहीं पाए हैं, हम अब तक उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इसकी जानकारी भी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि रिटन एविडेंस हमारे पास है लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री इज अ टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वेयर रिटन एविडेंस इज फाउंड बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। ठीक है सर, इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता से हमें बहुत सारी मोहरें मिली हैं। 3500 से भी ज्यादा मोहरें हमें मिली हैं। मोर देन 3500 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। मोर देन 3500 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। लेकिन अब तक जो उनकी लिपि है, जिसे हम भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो ब्रूस्टो-फैडन शैली में लिखी गई है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा उसे वो $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देंगे। बहुत बड़ा होता है, $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आद्य इतिहास मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड था, ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक हम उन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, लेकिन अब तक हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक। फिर तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, बहुत ही आसान सा मतलब है। ये एक ऐसा कालखंड है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, अर्थात रिटन एविडेंस अवेलेबल है। इन लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ भी लिया है, हमने इन्हें पढ़ भी लिया है, और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ से इसके पुरातात्विक साक्ष्य तो डेफिनेटली हमारे पास है ही। तो भारत में ये माना जाता है कि 600 BC से 600 ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास है, जो महाजनपद काल से शुरू होता है, वो ऐतिहासिक काल में आता है, वो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पूरी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित जानकारी है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए पूरी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य हैं, हमने उन्हें पढ़ भी लिया है और पुरातात्विक साक्ष्यों से उनका मिलान भी हमने
कर लिया है। ये है इतिहास का वर्गीकरण। तो आइए एक बार यही चीजें अब हम पीपीटी में देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है prehistory, it is the period of human culture for which no written records are available. Proto example भी दिया है stone age. Proto history, period between prehistory modern history, record of writings but it is not understood by the succeeding age. Indus Valley civilization. Historical period, it is the period whose information is available in written record. Historical activities after 600 BC. हिंदी में मानव इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है। पाषाण काल, ऐसा काल कि लिखित लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन इसे समझा नहीं जा सका है, और लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है, उनको हमने पढ़ भी लिया है, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। और भारत में हम इस तरह से डिवीजन भी करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसमें हम पाषाण काल को रखते हैं, स्टोन एज को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, और ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल से लेकर के अब तक का पूरा इतिहास है। हम ये भी समझेंगे कि जो पाषाण काल है, ये हम आगे समझेंगे, जो स्टोन एज है इसे 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ये हम बाद में जब आगे पाषाण काल हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। तो उम्मीद है कि अब 3 टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होंगे। सबसे पहले हमने हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने समय के बारे में समझा कि बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है, और तीसरा हमने इतिहास का विभाजन पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा। ठीक है, अब साथियों हमें भारतीय इतिहास के विभाजन को समझना है, हमें इंडियन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन को समझना है। तो देखिए, भारत के इतिहास को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय इतिहास, जो हम आने वाले 20-25 दिन पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू हुई, प्री हिस्ट्री से यह शुरू हुई और 712 ईस्वी 712 एडी तक चलता रहा। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास अर्थात मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। यह 712 ईस्वी से शुरू हुई और 1707 ईस्वी तक चलती रही। 712 एडी में शुरू हुआ और 1707 एडी तक चलता रहा। तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यह 1707 से 1947 तक चली। और फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री अर्थात स्वतंत्र उत्तर भारत का इतिहास, जो 1947 से शुरू हुआ और अब हमेशा चलता जाएगा। आज की जो घटना है वह भी अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आ जाएगी। अब सवाल यह है कि सर ये जो विभाजन हमने किया है, हमने इंडियन हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांट दिया कि ये एंशिएंट है, ये मिडाइवल है, ये मॉडर्न है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इसका क्या कोई आधार है? क्या इसका कोई पैमाना है? तो जवाब है बिल्कुल, इसका एक आधार है, इसका पैमाना है। देखो, इतिहास में हमने ये जो विभाजन किया है ये घटनाओं के आधार पर किया है, ये इंसिडेंट के बेसिस पर किया है। ये पूरी तरीके से घटनाओं पर निर्भर करता है साथियों, ये पूरी तरीके से इवेंट पर बेस्ड है। कैसी घटना है सर? कोई ऐसी घटना जिसका भारत के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ हो, तो वहीं से हमने माना कि मिडाइवल शुरू हो गया, एंशिएंट खत्म हो गया। फिर हमने माना कि मॉडर्न शुरू हो गया और मिडाइवल खत्म हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। देखो, ये 712 एडी ही हमने क्यों लिया, 712 एडी ही हमने क्यों लिया? कारण यह हुआ कि 712 ईस्वी में 712 एडी में भारत का जो सिंध वाला इलाका है, जो अभी पाकिस्तान में आता है, वहां पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। फर्स्ट सक्सेसफुल अरबिक मुस्लिम इन्वेजन हुआ। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक सिपाही था जो अरबी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने सिंध पर अटैक किया और वहां पर विजय प्राप्त कर ली। अब भारत का कल्चर बिल्कुल अलग, इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग, मुस्लिम कल्चर बिल्कुल अलग।
तो जब उसने अटैक किया भारत पर तो कल्चरल एक्सचेंज भी होने लगा, भारत में नए सांस्कृतिक तत्व आने लगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमें गजनवी के आक्रमण देखने मिलते हैं, गौरी के आक्रमण देखने मिलते हैं। फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। 1526 के आसपास आप जानते हैं कि मुगल एम्परर बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इस तरह आप देखेंगे कि 712 से लेकर के 1707 तक भारत के बड़े हिस्से पर मुसलमानों का शासन रहेगा, इस्लामिक रूल रहेगा, जिस वजह से इतिहास का ये जो कालखंड है इसमें अलग तरह की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था देखने मिलेगी। एक अलग तरह का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम देखने मिलेगा। तो तभी हमने कहा कि ये जो हिस्सा है ये मध्यकाल का भारतीय इतिहास है। फिर क्या होता है? फिर 1498 में पहली यूरोपीय कंपनी या पहला यूरोपीय देश पुर्तगाली ये समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत से यूरोप तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, कि डायरेक्ट रूट उसने निकाल लिया था जो इंडिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट कर रहा था। शुरुआत में यूरोपीय कंपनियां आई, धीरे धीरे वो अपना व्यापार करती रही। पर साथियों 1700 के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद इन यूरोपीय कंपनियों को यह समझ में आ गया कि अब भारत में किसी शक्तिशाली राजा का शासन नहीं है, और अब ये चाहते थे कि ये राजनीतिक विस्तार भी करें, ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी करें। तो इन्होंने राजनीतिक विस्तार करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। और इन सभी कंपनियों में पुर्तगाल की कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी, अंग्रेज भी थे, डचेस भी थे, डेनिस भी थे। इन सभी कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली। और 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध जीत करके बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। और यहां से भारत में यूरोपीय पद्धतियों की शुरुआत हुई। अब जब यूरोपियों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्हीं की पॉलिटी, उन्हीं की इकोनॉमी, उन्हीं की कल्चरल वैल्यू, जिनको हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, पाश्चात्य सभ्यता बोलते हैं, वो भारत में आ गई। तो हमने कहा कि ये जो कालखंड है जब अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा तो इसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोला, इसे हमने आधुनिक भारतीय इतिहास बोला साथियों। ठीक। फिर स्वतंत्र उत्तर भारत का इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो हिस्ट्री रहा ये 1947 से शुरू होकर के अब तक चलता ही जा रहा है। आज़ादी के बाद हम खुद अपने देश का शासन संभाल रहे हैं, तो हमारा ही पॉलिटी है, हमारी ही इकोनॉमी है, सारी तरीके से हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। ठीक है जी। तो ये बस मोटे मोटे तौर पर एक बेसिक क्या है ना साथियों, देखो ये मत सोचना कि हम लूसेंट और घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे। देखो अगर सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे तो फिर मेरे क्लासेस का मतलब नहीं है। फैक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के पीछे की कहानी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो अगर मैं कहानी के रूप में आपको ये सुना दूं कि कैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और कैसे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो पूरी एक कहानी अगर आप सुन लोगे और उसको 2 से 3 बार सुन लोगे तो फैक्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो कंसेप्ट, स्टोरी, फैक्ट, ये 3 चीजें अगर हिस्ट्री में मिला दी जाए ना तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, ये बहुत ही शानदार बन जाती है। जैसे हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता अकेडमी, तो वहां भी जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तो वहां भी आप देखेंगे मैं इसी चीज की कोशिश करता हूं कि हम तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। तो अब इसमें आप देखें क्या क्या चीजें हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम पाषाण काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग 2 क्लासेस लगेंगी। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 3 क्लासेस लगेंगी। वैदिक सभ्यता, लगभग 3 क्लासेस। महाजनपद और मौर्य काल, यहाँ पर भी 4 से 5 क्लासेस। गुप्त काल हम पढ़ेंगे 2 से 3 क्लासेस में। दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे और पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। इतने टॉपिक हमें पढ़ना है। इसके बीच में छोटे छोटे टॉपिक भी आएंगे, जैसे जब मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के बीच में हमें
पोस्ट मौर्यन रूलर्स भी देखने मिलेंगे, जैसे शुंग देखने मिलेंगे, कुषाण देखने मिलेंगे, हिंद यूनानी देखने मिलेंगे। तो इनकी चर्चा भी करेंगे। बहुत छोटे हैं, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल भी आता है, जिसमें हमें थानेश्वर का हर्षवर्धन देखने मिलता है मुख्य रूप से। दक्षिण भारत के इतिहास में, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में हमें दो तरह से पढ़ना है। एक संगम काल पढ़ना है और दूसरा फिर हमें प्री मिडाइवल पढ़ना है, जिसमें हम मुख्य रूप से चोल, चेर और पांड्य राजाओं की बात करते हैं। चोल, चेर और पांड्य ये दो बार आएंगे इतिहास में, एक एंशिएंट टाइम पर और फिर थोड़ा सा बाद में, तो उन दोनों की चर्चा हम करेंगे। इस तरह से आप देखोगे कि लगभग मान के चलिए कि 35 क्लासेस के आसपास, हाँ इतना ही क्लास मान के चले कि 30 से 35 क्लासेस लगेंगी हमें ये टॉपिक कंप्लीट करने। बीच में एक टॉपिक और आएगा महाजनपद काल के पहले, जहां हम चर्चा करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, कि भारत में एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। तो जहां हम गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनका जीवन कैसा था और उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं। उसे हम प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन बोलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का हम रिलीजियस मूवमेंट बोलते हैं साथियों। ठीक, तो इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब तक अगर आप इस क्लास को देखें तो हमने 4 चीजें अपने टॉपिक में कंप्लीट कर ली हैं साथियों। 4 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने चर्चा कर ली है, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण और समय रेखा। अब हम आखिरी टॉपिक की ओर आएंगे। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक वो है भारत का नामकरण अर्थात नेमिंग ऑफ इंडिया। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी साथियों। ठीक है, अब देखिए ये बात आपने सुनी होगी कि हमारा जो भारत देश है इसके बहुत सारे नाम है साथियों, बहुत ही सारे नाम है। अगर मैं आपको सिर्फ बोल करके सुनाऊं तो भारत है, इंडिया है, उसके अलावा आप देखें कि भारत, इंडिया, आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, फिर तियानझू, उगेल, ऐसे मेलुहा, मल्टीपल नेम्स हैं। आर्यावर्त भी है, ठीक है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है, फिर और ऐसे मल्टीपल नेम्स हैं। मतलब लगभग आप देखोगे तो 20 से ज्यादा नाम है। तो हमें यह समझना है कि भारत को ये नाम कैसे दिए गए, कैसे ये नाम पढ़े और क्या इनका महत्व है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमारे देश के औपचारिक नाम कितने हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे देश के औपचारिक नाम कितने हैं, औपचारिक नाम अर्थात ऑफिशियल नेम, तो याद रखना साथियों, ऑफिशियल नेम्स भारत के 2 हैं। देयर आर 2 ऑफिशियल नेम्स ऑफ इंडिया। कितने औपचारिक नाम है साथियों? 2 औपचारिक नाम है। देयर आर 2 ऑफिशियल नेम्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से? एक नाम है भारत और एक नाम है इंडिया। एक नाम है भारत और एक नाम है इंडिया। सर, अगर कोई भी चीज औपचारिक होती है इसका मतलब उसका वर्णन सरकार ने किया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया है, तभी हम उसको औपचारिक बोलते हैं। तो जी हाँ, इसके बारे में गवर्नमेंट ने हमको बताया है और गवर्नमेंट ने कहा है साथियों कि भारत का जो संविधान है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि हमारे देश के कितने औपचारिक नाम हैं, तो 2 औपचारिक नाम है, एक है भारत और दूसरा औपचारिक नाम है इंडिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हमें यह समझना है कि ये नाम कैसे आया। जैसे इंडिया, तो सर इंडिया नाम कैसे आया? तो इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अगर आप भारत का नक्शा देखोगे, इंडिया का आप मैप देखोगे, तो यहाँ एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु। तो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, इंडिया पर फॉरेन अटैक हुए, और जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो यूनानी लोगों ने भारत पर अटैक किया। यूनानी लोग यूनान वाला जो इलाका है, ग्रीक वाला जो इलाका है, यहाँ से आए थे।
तो जब यूनानी लोग भारत आए तो इन्होंने सिंधु को इंडस बोला साथियों, इंडस। और यहीं से इन्होंने ये जो क्षेत्र था इस पूरे इलाके को इन्होंने इंडिया बोला। तो ये जो नाम है इंडिया, ये किसने दिया है? तो कोई भी आपसे पूछे कि ये नाम किसने दिया है, तो ये नाम यूनानियों ने दिया है साथियों। जो यूनानी थे, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने ये नाम दिया है। और ये नाम पढ़ा ऐसे कि उन्होंने सिंधु नदी को इंडस प्रोनाउंस किया और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको उन्होंने इंडिया नाम दिया। तो अब अगला सवाल आता है कि सर भारत नाम कैसे पढ़ा? अब भारत नाम के पीछे बहुत सारी अलग अलग संकल्पनाएं हैं। देयर आर मल्टीपल थीसिस अबाउट द नेम भारत। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहला थीसिस ये कहता है कि सर, ऋग्वेद ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद की बात करें साथियों, तो ऋग्वेद ये कहता है कि भरत नाम का एक कबीला था और इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ये लिखा है कि बहुत सारे कबीले थे। भरत कबीला था, पुरु कबीला था, तुर्वस कबीला था, ऐसे अनु कबीला, द्रुह कबीला, विश कबीला, ऐसे बहुत सारे कबीले थे। तो इसमें जो भरत नाम का कबीला था उसने सभी कबीलों को हरा दिया था और वो भारत का सबसे शक्तिशाली कबीला बना और उसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है। दूसरी कहानी ये कहती है, जैन ग्रंथ ये कहते हैं कि देखिए, भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म में पहले तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो भगवान ऋषभदेव के बेटे का नाम था भरत और भगवान ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण के अनुसार समझ में आता है कि भगवान राम के भाई भरत थे, उन्हीं को भगवान राम ने राज सिंहासन सौंपा था जब वो वनवास गए थे, तो उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। वायु पुराण ये कहता है कि नहीं, मामला थोड़ा अलग है। राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला, इनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, पर यह बहुत ऑथेंटिक माना जाता है कि भरत नाम का एक कबीला था, उसी कबीले से ये नाम निकल करके आया है। और एक बात याद रखना कि भारत एक बहुत ही बड़े भूखंड का हिस्सा था, इंडिया एक बहुत ही बड़े लैंड मास का पार्ट था और वो था जम्मू द्वीप। आपने अगर बचपन में फाइल्स देखी हो, मेरे फादर टीचर हैं तो वो फाइल लेकर के आते हैं, तो जम्मू द्वीप की फाइल बहुत आती थी साथियों, जम्मू द्वीप की फाइल्स बहुत आया करती थी। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आज एशिया के अंदर भारत आता है, ठीक उसी तरह जम्मू द्वीप एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था और उसी जम्मू द्वीप का एक हिस्सा भारत भी था। कभी अगर आपने घर पर पूजा देखी हो और पंडित जी जब आपका नाम पूछते हैं तो जो संस्कार होता है उसमें वो ऐसे ही शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड, फिर पृथ्वी, फिर जम्मू द्वीप, फिर भारतवर्ष, आर्यवर्त, फिर वो आपके गांव, नगर और आपके कुल तक आते हैं। तो वो तरीका होता है, इसी तरीके से उनके मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ऐसे 7 द्वीप थे साथियों, ऐसे 7 द्वीप माने जाते हैं, जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक्य द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप माने जाते हैं। जम्मू, प्लक्ष, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यों ये चीज मुख्य परीक्षा के लिए भी जरूरी है। तो एमपीपीएससी के जितने भी दोस्त हैं वो जाकर के देखिएगा, तो मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया कि 7 द्वीप कौन कौन से थे, मुख्य परीक्षा में पूछा गया। तो अब अगर आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी से ये लिख देते। तो जम्मू द्वीप का हिस्सा भारत था साथियों, जो जम्मू द्वीप है उसका हिस्सा भारत था। ठीक, दूसरा हमने आपको बताया कि इंडिया नाम कैसे आया, तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया। ठीक, तीसरा नाम है हिंदुस्तान, ये नाम भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो हिंदुस्तान नाम जो है वो फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने दिया था। एक पर्शियन हिस्टोरियन थे मिनहाज ए सिराज, उन्होंने ये नाम दिया था। ये भारत में दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। दिल्ली सल्तनत में हम जब गुलाम वंश को पढ़ेंगे तब हम मिनहाज सिराज की बात करेंगे। तो ये
फारसी इतिहासकार थे, एक पर्शियन लिटरेचर हिस्टोरियन थे। इन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो नाम इस तरह से भारत के पड़े हैं। ये अलग अलग नाम हैं जो हमारे देश को दिए गए। दो औपचारिक नाम हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। ठीक, उम्मीद है कि ये याद रहेगा। अगली चीज साथियों, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं। लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो लूसेंट में एक बात और दी गई है कि भारत में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखो, भारत में मुख्य रूप से साथियों इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसको हिंदी में भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। तो बीच में विंध्य पर्वतमाला है। जो विंध्य पर्वतमाला है ये उत्तर और दक्षिण का विभाजक है। ये नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करता है। अब देखो, लूसेंट की भाषा को हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। तो विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है, नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करता है साथियों। तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब क्या होता है, तो देखिए, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में ऐसी भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक और संस्कृत से हुई है। तो साथियों, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगल, स्पेनिश, डच, पर्शियन, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि इनके ओरिजिन को जब आप ट्रेस करेंगे तो ईदर दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत और द ग्रीक, उन्हीं से इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। ठीक है, देखिए साथियों, भारत में बहुत अलग अलग नस्ल के लोग पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में पाई जाती है। भाषा की विविधता है, जाति की विविधता, धर्म की विविधता, उसी तरह से नस्ल की विविधता। रेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बनावट किस प्रकार की है, वो उसकी रेस कहलाती है। तो भारत में साथियों हमें 6 अलग अलग रेसेस के लोग देखने मिलते हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, कोकेशियाई, नीग्रो, मंगोलाइड, इंडो आर्यन और द्रविड़। इंडो आर्यन कोई नस्ल नहीं है, इंडो आर्यन एक भाषा समूह है। तो भारत में हमें ये रेसेस देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देखें तो हमें यहाँ पर कॉकेसाइड, जो कोकेशियाई देखने मिलेंगे, ये कोकेशियाइड हैं। यहाँ भारत में हमें मंगोलाइड देखने मिलेंगे इन क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमें भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोग देखने मिलेंगे। बीच में प्रोटो ऑस्ट्रोलिड देखने मिलेंगे, नीचे निग्रिटो देखने मिलेंगे, यहाँ पैलियो मेडिटेरियन। तो ये इतनी शाखाओं के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये काकेकस है, ये नीग्रोज हैं, ये मैंगोलाइड है, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रोलिड हैं। इस तरह की अलग अलग रेसेस हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो बस हमें ये पता होना चाहिए, लूसेंट में दिया है इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया। विंध्य पर्वत को, विंध्य माउंटेन को उत्तर और दक्षिण का विभाजक माना जाता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में सेपरेटर माना जाता है। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसमें हमने भारत का नामकरण, भारत की रेसेस, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। कल की क्लास में हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। शुभम गुप्ता पीडीएफ को ज्वाइन कीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही हमारा ऑफलाइन बैच एमपीपीएससी के लिए शुरू हो चुका है इंदौर में, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। सफलता ही इसमें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।